हाय फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म का 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी और टेक्नीशियन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से एलपी और टेक्नीशियन का पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज यह 3500 प्लस सीरीज का सेकेंड पार्ट है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे का वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, उड़ीसा को अधिकतम किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवात। दोस्तों, जब केंद्र में कम दाब की स्थिति होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलने लगती है। इसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। टोर्नीडो, हैरिकेन्स, टाइफून चक्रवात का एक उदाहरण है। दोस्तों, उड़ीसा में औसतन 160 से 170 किलोमीटर की स्पीड वाले चक्रवात आते रहते हैं, परंतु 1999 में सबसे अधिक शक्तिशाली तूफान आया था, जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, और उस टाइम में 15,000 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुआ था। दोस्तों, हमारे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? तो इसका उत्तर होगा एंटोनी एल लवाइजियर। लवाइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। लवाइजियर का दो महत्वपूर्ण नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम। अगला प्रश्न है, यदि आप एक दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार? तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण में वस्तु की बिंब की स्थिति हमेशा छोटी होती है। दोस्तों, उत्तल दर्पण एक उभरी हुई दर्पण होती है। इसकी प्रकृति आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण के यूज हम लोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसे ही है जैसे कर्नाटक का संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना। दोस्तों, हम लोग केजीएफ फिल्म जो देखे हैं वो इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, केजीएफ का फुल फॉर्म है कोलर गोल्डफील्ड। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेल का डैश है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीकरण। जब हम लोग तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक छोड़ देते हैं तो इससे एक दुर्गंध आने लगती है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन डालते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा एंडोस्पर्म। भ्रूण गर्भनाल के जरिए प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। वो अंग जो गर्भावस्था के दौरान माँ के गर्भाशय से विकसित और प्रत्यारोपण करता है। गर्भनाल में रक्त वाहिकाओं के माध्यम से भ्रूण को नाल के माध्यम से माँ से सभी आवश्यक पोषक, ऑक्सीजन और जीवन के समर्थन प्राप्त होता है। भ्रूण में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लेसेंटा से ही बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है, 2016 में ओलंपिक खेल कौन सा शहर में आयोजित हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। दोस्तों, इस साल 2020 में जापान के टोक्यो में होना था, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पाया। दोस्तों, अगला प्रश्न हिस्ट्री से है। कठोपनिषद में निचेकता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता निचेकता से बात कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा भगवान यम। दोस्तों, भगवान यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है। कठोपनिषद में भगवान यम और निचेकता के बीच आत्मा के सारत्व पर बातचीत होता था। आत्मा की अमरता की चर्चा सर्वप्रथम कठोपनिषद में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा डी। दोस्तों, हम लोग को पता है फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या R/2। तो वक्रता त्रिज्या हम लोग का 20 दिया हुआ है, बटा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक की उपलब्धि के लिए दिया जाता है?
तो इसका उत्तर होगा फिल्म। दादा साहब फाल्के भारत में फिल्म जगत के जनक हैं। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को मिला था। 2018 में अमिताभ बच्चन को 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका उत्तर होगा अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का। दोस्तों हम लोग को पता है प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए। यहाँ रो है विशिष्ट प्रतिरोध और L है लंबाई और A है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। इससे पता चलता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन। दोस्तों थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि में उपस्थित होता है। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा नामक रोग होता है जिसमें गला फूल जाता है। अगला प्रश्न है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका उत्तर होगा लेटरल मेरिस्टेमेटिन यानी पार्श्व विभोजियोत्तक उत्तक। यह उत्तक पादप के किनारे के भाग में व्यवस्थित होती है। यह पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। दोस्तों और भी दो प्रकार के उत्तक है, एक शीर्षस्थ विभोजियोत्तक एपिकल मेरिस्टेमेटिन, इसके कारण पौधे में वृद्धि होता है और यह पौधे के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है। और एक अंतर्वेशीय विभोजियोत्तक, यह नोड्स में उपस्थित होती है और यह घास कुल जैसे चावल मक्का गन्ना के पौधे में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम। दोस्तों सोडियम एक सक्रिय धातु है जिसके कारण यह हवा तथा पानी के संपर्क में आते हुए ही यह जल जाता है, जिसके कारण इसे हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे हम लोग चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। यह चांदी के तरह सफ़ेद होती है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो इसका उत्तर है दिए हुए तापमान में 273 जोड़ें। दोस्तों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर तापमान के अन्य मात्रक हैं। दोस्तों डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में एक संबंध है। डिग्री सेल्सियस बटा 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा 180 बराबर केल्विन -273 बटा 100। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा बल। दोस्तों बल एक सदिश राशि है, इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। बल F बराबर m इंटू ए होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। बल सदा युग्म में ही कार्य करता है तथा एकल बल का कभी अस्तित्व नहीं होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः मोटर वाहनों एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुआं का मुख्य भाग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर एवं फेफड़ा संबंध रोग के कारण बनता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस में GST 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य असम था। GST का वर्तमान स्लैब 5, 12, 18 और 28% टैक्स है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र है CaOCl2। क्लोरीन के कुछ अन्य उपयोग विरंजक के रूप में वस्त्र उद्योग में किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में होता है, विषैली गैस का उत्पादन में होता है, चीनी के उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर होगा लवण और हाइड्रोजन। दोस्तों जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है
तथा जब धातु जल के साथ रिएक्शन होता है तब धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनता है। और जब धातु ऑक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। दोस्तों आज के सीरीज का ये हमारे लास्ट प्रश्न है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका उत्तर होगा लैंगिक प्रजनन। दोस्तों लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा अंड कोशिका का संयोजन से युग्मनज जायगोट बनता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। अनावृति बीजी तथा आवृत्ति बीजी में मुख्यतः लैंगिक प्रजनन ही होता है। इसी तरह लैंगिक प्रजनन में सबसे ज़्यादा विविधता होती है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको मेहनत दिख रहा है और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।